आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बदलते नगरीय प्रवेश न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप के इस 3 दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम के अवसर पर पूरे देश को अपना मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता जी, आज के इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में उपस्थित देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक नगर विकास के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और उपस्थित महानुभाव, मैं प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस 3 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए अर्बनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, यह विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो तमाम प्रकार की योजनाओं ने शहरी परिवेश को बदलने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में जो सफलता प्राप्त की है, आज यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण प्रदर्शित प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखने को और समझने को प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उन उपलब्धियों के साथ देश के सामने और देश के अंदर नई तकनीक और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो कुछ नया देखने को मिल रहा है, यह सब उत्तर प्रदेश वासियों को और उत्तर प्रदेश के नगर निकायों को भी देखने को प्राप्त होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, जो इसी लखनऊ के माननीय सांसद भी हैं। इस 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में आज उनका यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं स्वागत करता हूँ केंद्रीय आवासन और शहरी विकास के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, जो निरंतर
प्रदेश के विकास के लिए अपना सहयोग पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी का, श्री कौशल किशोर जी का भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों के मंत्रीगण भी इस अवसर पर इस 3 दिवसीय कार्यशाला में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सब का भी मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे इस अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान अर्बनाइजेशन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की और ख़ास तौर पर एक लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि 25,000 की आबादी की जो पंचायतें हैं इनको नगर निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, शहरी क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से इसकी एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर न केवल नारी गरिमा के प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और उस मिशन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाता था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ और मुझे बताते हुए नगरीय क्षेत्र इस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 652 जो नगर निकाय हैं ये पहले ही ODF हो गए थे, जिनमें से 595 ODF प्लस के लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं और 30 नगर निकाय ODF प्लस प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिन्हें सफलता प्राप्त हुई है। आजादी के बाद एक सपना था आवास का, हर गरीब के पास अपना आवास हो। आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो। यह सपना आजादी के बाद 2014 में साकार होता हुआ दिखाई दिया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को ये आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 75,000 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा देने वाली लाइट हाउस परियोजना कि जो 6 परियोजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं उनमें से एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और जिस तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट उसमें से ज़्यादातर आवास आवंटित भी हो चुके हैं और आपके द्वारा जैसे उद्घाटन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को उस आवास में रहने की सुविधा प्राप्त होगी। नई तकनीक के साथ कम समय में और सस्ते आवास उपलब्ध करवाने की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर आज साकार होते हुए दिखाई दे रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 नगर निकाय के अंदर 11,421 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल की, सीवरेज की, ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने की और पार्क के निर्माण अब तक पूरी हो चुकी हैं। एक बड़ी आबादी को इन सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के इन सभी योजनाओं के सफलता प्राप्त हुई
तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को, जिसमें 10 आपके अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयन हुए थे, और 7 जो नगर निगम बचे थे इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया। और अभी 17 के 17 नगर निगमों में स्मार्ट सिटी मिशन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महोदय, पूरे देश, पूरी दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान आपके मार्गदर्शन और आपके सानिध्य को बहुत नजदीक से महसूस किया है। कोरोना प्रबंधन में WHO और दुनिया की उन तमाम संस्थाओं ने आपके नेतृत्व की और आपके मार्गदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब उत्तर प्रदेश में आज इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आपका मूल्य समय प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश 11 करोड़ डोज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कोविड वैक्सीन के अब तक देने में सफलता प्राप्त हुई है। हम लगभग 8 करोड़ लोगों के कोविड टेस्ट भी अब तक संपन्न कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए PM स्वनिधि योजना, जो स्ट्रीट वेंडर के लिए आज़ादी के बाद पहली योजना प्रारंभ हुई थी, स्ट्रीट वेंडर के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 7 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को हम लोगों ने बैंकों से लोन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। और हमारा प्रयास है कि जो बचे हुए लगभग 1.5 लाख अन्य स्ट्रीट वेंडर हैं उनको भी हम इस सुविधा से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। महोदय, आपका हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि शहरी क्षेत्र ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर होना चाहिए, और इसके लिए आज आप पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर आपके मार्गदर्शन में 40 इलेक्ट्रिक बसेस पहले से संचालित हैं, और आज आपके कर कमलों से 75 ऐसी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन आपके कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के 14 नगर निकायों में 700 बसेस के संचालन की कार्रवाई भी हम लोगों की प्रक्रिया के अधीन है। उसको हम बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर, आज से जो प्रक्रिया आपके कर कमलों से प्रारंभ होगा उसको बहुत शीघ्र यहाँ पर लागू करेंगे। साथ ही साथ मेट्रो के लिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन माध्यम है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का एक भी नगर निकाय मेट्रो से नहीं जुड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के 4 नगर निगम लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर में नवंबर के अंत तक मेट्रो का संचालन हो जाएगा। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी रैपिड रेल दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर छोटे नगर निकायों के बारे में भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर निकाय योजना पहले से संचालित की है, और वे सभी नगर निकाय इसके माध्यम से संचालित हैं। नगरीय क्षेत्रों में अल्प विकसित और मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचनाओं के लिए भी प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है, जो उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अपना कार्य कर रही है। महोदय, आपके मार्गदर्शन में प्रयागराज कुंभ को देश ने और दुनिया ने देखा है। कुंभ स्वच्छता का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत कर सके। आपका जो मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हुआ था, उस समय प्रयागराज कुंभ ने उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, और प्रयागराज कुंभ ने कुंभ को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ की जो नोडल विभाग था हमारा, वह नगर विकास विभाग ही था, जिसने प्रयागराज कुंभ को पहली बार स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। क्योंकि कुंभ के बारे में इस बात की चिंता थी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रयागराज के अंदर जिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन आपने किया था,
उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने केवल प्रयागराज कुंभ में ट्रैफिक की व्यवस्था के व्यवस्थित संचालन में अपना योगदान दिया था, बल्कि प्रयागराज कुंभ में आने वाले 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षा उपलब्ध करवाने में भी वहाँ की व्यवस्था ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और वह कार्यक्रम इस अवसर पर प्रारंभ हुआ। जारी है आपके कि आपने 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का और अमृत के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने लक्ष्य रखा है कि नगरीय क्षेत्र को पूरी तरह कचरे से मुक्त रखा जाए। शहरों को प्राप्त होने वाला जो जल है उसको सुरक्षित रखने की जो आपका संकल्प है। सीवरेज का गंदा पानी किसी भी नदी में न गिरे, आपका जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे एक मंत्र मान करके आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि 3 दिवसीय यह कार्यशाला आपके मार्गदर्शन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होने के साथ साथ एक दूसरे राज्य में जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको हम अंगीकार करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए की सफलता के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्रियों का, अन्य सभी आगत अतिथियों का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज का विषय है कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में देश में अग्रणी रहा है। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न 75 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी का हस्तांतरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से संवाद के लिए आदरपूर्वक अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम श्रीमती विमलेश, पत्नी श्री कुलदीप, जनपद आगरा,
आप आमंत्रित हैं आगरा। जी नमस्ते। राधे राधे। नमस्ते जी। सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। क्या विमलेश जी, ये जो पीछे दिख रहा है वही आपका मकान है या आप कहीं और बैठे हैं? सुनाई दे रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, चलिए आपकी बात मैंने मान ली। अब मेरे हाथ में माइक आ गया है, अब आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। अच्छा विमलेश जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह, तो इस बार पक्के मकान में दीपावली होगी? हाँ सर। अच्छा, आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और स्वनिधि खानदाता लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। अच्छा तो आपका परिवार करता क्या है, रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं? हम सर माला झोली का काम करते हैं। अच्छा, कपड़े बड़ा। की माला झोली बनाते हैं। तो लोगों को आप आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाते हैं। हाँ सर। अच्छा, इस एक काम में कितने सालों से जुड़े, क्योंकि ये बड़ा यूनिक लग रहा है मुझे कि कोई एक ही प्रकार का काम। यही सर, हम 2 साल से हम ये काम करते हैं। हाँ, तो कौन थोक में लोग ले जाते हैं कि ऐसे ही बाजार में छोटा छोटा? नहीं सर, हम मंदिरों के बाहर छोटी दुकान लगाते हैं, जैसे राबली है, मलका मैसूर है और मथुरा में भी लगाते हैं। अच्छा, तो कपड़ा बाहर से लाते हैं, कलर किया हुआ कपड़ा लाते हैं? नहीं सर, हम सफेद कपड़ा लाते हैं, घर पे ही लाके रंगते हैं और इसको छाप के बनाते हैं। अरे वाह, यानी सब चीज करते हैं घर में? नहीं, हम सब मिलके करते हैं। मुझे जानकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने पूरी तरह एक प्रकार से मेरी एक जो कल्पना है 5F, फार्म टू फाइबर टू फैब टू फैशन टू फॉरेन, आपने भी कपड़ा लिया, कलर के लिया, काट छाट की, उस पर छपाई की और बहुत उपयोगी चीज बना करके आप बेच रही हो। अच्छा, नए घर में जाने के कारण जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? अब तो नए घर में गए तो रिश्तेदार भी बहुत आना शुरू हो गए होंगे। हाँ, पहले हमारा टूटा मकान था तो रिश्तेदार भी आते थे तो थोड़ी शर्म महसूस होती थी और अब हमारा पक्का मकान बन गया है तो इसलिए अब हमें बहुत अच्छा लगता है और रिश्तेदार भी बहुत आते हैं। तो फिर आप बढ़ गया होगा? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो अखबार में छपेगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मकान दे दिया, मेहमान बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया, गरीब बेचारा खर्चे कहाँ से? सब लोग यही कहेंगे। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं? हाँ सर, मेरे बच्चे तीनों पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? बड़ी लड़की 5वीं क्लास में पढ़ती है, छोटी लड़की 3री क्लास में पढ़ती है और छोटा लड़का है वो LKG में पढ़ता है। सबको पढ़ाओगे आगे? हाँ सर, पक्का पढ़ाओगे? जितना होगा। देखिए, इतना अपने पैसे तो जैसे पढ़ते ही। आपको गैस का चूल्हा मिला है, बिजली मिली है, आपको ये मकान मिला है, वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप जरूर इस योजनाओं का लाभ लेना और बेटी को तो खास पढ़ाना। यस सर। ऐसा मत करना कि बेटी को भी ये पूजा की झोली बनाने में लगा दें आप। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब इस बार आपका दशहरा, आपकी दिवाली,
आपकी छठ, ये पक्के और नए घर में बने, बहुत खुशियों का पार नहीं होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरी तरफ से मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती राम जानकी पाल, पत्नी श्री लालजी पाल, जनपद कानपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। कानपुर। सर। नमस्ते राम जानकी जी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। आपका मकान कब बन गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और लोकार्पण आज हो रहा है। जी हाँ। चलिए, मुझे मौका मिल गया आपके साथ बात करने का। आप काम क्या करते हैं? आपका परिवार क्या काम करता है? दूध का काम करते हैं हम लोग। यानी दूध घर घर पहुंचाते हैं? जी। तो ये जो इस प्रकार से जो सेवाएं देते हैं, जी। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिसको कहते हैं, जो घर में दूध पहुंचाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, बाकी कब कब की सेवाएं करते हैं, उनके लिए एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। क्या आपको उसका लाभ मिला है कोई? हाँ प्रधानमंत्री जी। क्या है? जी। क्या हुआ है मुझे जरा बताइए। हमको स्वनिधि से हमको 10,000 का लोन मिला है। हाँ, फिर हमने अपने दूध के व्यापार में लगाया है। नहीं तो 10,000, ये 10,000 रुपए का तो मेरा आग्रह रहता है, फोन से डिजिटली लोगों से लेन देन कीजिए, तो वो आप करते हैं? जी करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हो पा रहा, 2-4 लोगों का हो रहा है सर। देखिए माताएं बहनें कितना सच बोल देती हैं, आपने सच बोल दिया। देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, होता है, लेकिन ज्यादा करने का प्रयास करोगे आप लोग? हाँ सर। अच्छा, दूध कहाँ से लाते हैं आप लोग? गांव से लाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो दूध वालों को पैसे रोजाना देना पड़ता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद देते हैं? रोजाना देना पड़ता है। रोजाना देना पड़ता है। और फिर आप शहर में ला करके उसको बेचते हैं? हाँ अच्छा, प्रधानमंत्री। बच्चों की पढ़ाई होती है? हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। कानपुर से जिन जिन लोगों को आवास मिला है, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। 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 अब मैं श्रीमती बबीता, पत्नी श्री हरप्रसाद, जनपद ललितपुर, माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ललितपुर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? हाँ। आपका परिवार क्या करता है? और मकान तैयार हो गया आपका? सर, हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं। अच्छा, बच्चों को देखते हैं। नहीं, घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी। जी सर। हाँ, ये बबीता जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? हम 5 तक पढ़े सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हाँ। अच्छा, आपका परिवार का कारोबार क्या है? आपके पतिदेव क्या करते हैं? बकरी के पालन करते नहीं हाँ। सर, जो बकरी पालते हैं उधर मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, और हाँ। पहले कहाँ रहते थे? हम यहीं पे रहते थे। अच्छा, फिर मकान पक्का बनाया? पहले कच्चा मकान हाँ, था? फिर पक्का। हाँ, पहले कच्चा था, परेशान होते थे खूब, भाई पानी चुहत था, खाना नहीं बना पाते थे, बूढ़े आते थे। अब पक्का मकान। सरकार की तरफ अच्छा से लग कितना रहा है। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर। पक्का? पक्का। वाह। देखिए, ये जनधन अकाउंट हमने खोले और जनधन अकाउंट से
हमने जी सर। सीधा पैसा हितग्राही को पहुंचा दिया, जो लाभार्थी हैं उनको पहुंचा दिया, और इसका फायदा जी सर। गरीब को बहुत होता है। जी टेक्नोलॉजी सर। गरीब की बहुत काम करता है। आपको ये जब ये बकरी पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, देखिए आप इसका फायदा उठाइए। जी सर। आप बैंक वालों से मिलिए, उनको हाँ। कहिए कि प्रधानमंत्री जी सर। स्वनिधि योजना है और हमारा यहाँ मकान है, तो हम चाहते हैं इससे जुड़ना, तो वो आपको 10,000 रुपया देंगे, जी सर। और 10,000 रुपया से आप अपना कारोबार कर सकते हैं। और वो जी भी सर। अगर आप डिजिटल करते हैं तो फिर उसे देख करके वो 20,000 करेंगे। फिर अगर सर। आपको कुछ और अच्छा किया, आगे चल के 50,000 देंगे। जी सर। अगर आपका कारोबार बराबर चला, बैंक से लेन देन बराबर चला, तो आपको ये जो बाहर से ब्याज, जो ज्यादा पैसे देकर के ब्याज लेकर के आना पड़ता है, वो सब बच जाएगा। तो जी ये सर। ऐसी योजना है, अगर आप फायदा उठाए तो जी सर। उठाएंगे। उठाएंगे सर, उठाएंगे सर। अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है गैस का, चूल्हे का? हाँ है जी सर। तो गैस से पकाते हैं आप? हाँ, वो खाना अच्छा, घर में खास चीज क्या पकाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं सर। हाँ। अच्छा, रोज आलू खाते हैं? आलू बना लेते हैं, कुछ ऐसे ही बना लेते हैं सर। नहीं नहीं, आपके बच्चे बड़े हैं तो कुछ और भी मांगते होंगे, वो सब हाँ, बनाते दाल होंगे। माल वगैरह। आप बताइए, मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। आ जाना सर, हमें तो और अच्छा लगेगा। खिलाएंगे? हाँ खिलाएंगे जी सर। चलिए, मैं योगी जी को बता के रखता हूँ कि मुझे भी कभी मौका दे दे। एक सर बात करना आपसे। क्या क्या बात करेंगे? मेडिकल कॉलेज बन गया ललितपुर में, हाँ और एयरपोर्ट बन गया ललितपुर में, हाँ। बन रहा। तो आपको ये सारा पता रहता है? हाँ, अरे वाह, आप तो बहुत लीडर लगती है वहां पर। अच्छा लग रहा, बन रहा सो। चलिए, आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले, ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं, आप सब गरीबों जी का, जी सर। आप धन्यवाद, सब गरीबों का भला कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज़ की सक्सेस स्टोरीज की कॉफ़ी टेबल बुक, एडवांटेज उत्तर प्रदेश, स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट यूपी के डिजिटल विमोचन हेतु आग्रह करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। शहरों के विकास की गति देश की प्रगति की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल, स्पीड, स्केल की अवधारणा पर देश की प्रगति को नई दिशा देने के लिए शुरू किया स्मार्ट सिटी मिशन। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 7 शहरों का स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में किया जा रहा है विकास। आज उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज में 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन 75 सक्सेस स्टोरीज को 6 सेगमेंट्स में किया गया है प्रदर्शित, जिनमें ईज ऑफ लिविंग, न्यू एज ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, transforming infrastructure and utility, water, health and sanitation, e-governance and citizen services, कल्चर एवं लाइफस्टाइल के माध्यम से शहरों को स्मार्ट तरीके से विकसित किया जा रहा है।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों का विकास होने से आम जन का जीवन आसान हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के लिए एक नए ग्रोथ इंजन के रूप में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में पहले पायदान पर आ चुका है। स्मार्ट शहरों से बन रहा है स्मार्ट उत्तर प्रदेश। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का डिजिटल शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा। स्वतंत्र भारत की राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रमुख स्थान है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे। वो एक असाधारण राजनीतिज्ञ, वाक्पटु वक्ता, कुशल राजनयिक, शानदार प्रशासक, एक विपुल लेखक और कवि हृदय थे। उन्हें वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वो एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारत के भविष्य को देखते हुए देश को पोखरण द्वितीय के लिए परमाणु शक्ति घोषित करने का एक दृढ़ निर्णय लिया। उनकी मेगा परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर राजमार्गों के माध्यम से 4 महानगरों को जोड़ा गया और विभिन्न प्रदेशों के बीच सड़क यातायात को सुगम बनाया गया। इससे भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन हुआ और विकास की वृहद प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ। उनके पास प्राचीन धर्म, संस्कृति और सभ्यता का एक बड़ा ज्ञान और समझ थी, जिसे उन्होंने अपनी कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। इस बहुआयामी प्रतिभा के कृतित्व पर अध्ययन करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना है। इस पीठ के माध्यम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और साहित्यकार के रूप में उनके योगदान के ज्ञात और अज्ञात पहलुओं को सामने लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित ये पीठ शहर की एक उपलब्धि होगी, क्योंकि ये उनका निर्वाचन क्षेत्र था, जिसका उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीठ के लिए वित्त पोषण करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के शहरी विकास पर लघु फिल्म उत्तर प्रदेश एमर्जिंग एज लैंड ऑफ अर्बन अपॉर्चुनिटीज के प्रदर्शन की अनुमति चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के विकास के प्रति दिखाई हुई दिशा एक प्रेरणा का स्रोत है। तमाम राज्यों ने इससे प्रेरित होकर शहरी विकास की राह अपनाई है, परंतु बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश इस सूची में काफी पिछड़ा रहा था। लेकिन वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के 2014 के मिशन और विजन से प्रेरणा एवं उत्तर प्रदेश की तमाम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखा। अच्छाई और अपने काम के प्रति सच्चाई को नींव बनाकर उन्होंने राज्य का संपूर्ण कायाकल्प किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक देश को एक नई दृष्टि दी है,
उस दृष्टि के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने एक कर्मयोगी के रूप में इस अवसर को गति दी, जिसका असर आज उत्तर प्रदेश की तरक्की के रूप में देखा जा सकता है। यूपी में चल रहे ये 9 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। जहां एक तरफ शहरों की संख्या बढ़ती चली गई, वहीं दूसरी तरफ हर शहर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF होता चला गया। जन कल्याण की बात की जाए तो जहां 2017 में सिर्फ 18,000 आवास सैंक्शन थे, वहीं आज 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में 17 लाख से ज्यादा मकान सैंक्शन हो चुके हैं, जिनमें से 9 लाख का कार्य खत्म कर जनता को सौंप दिए गए हैं। GHTC इंडिया के तहत लखनऊ में विश्व की श्रेष्ठ निराम तकनीकों के माध्यम से बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब तक 7 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी विक्रेता को लाभ मिल चुका है। ये किसी भी प्रदेश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। साथ ही में DAY NULM स्कीम द्वारा महिला वर्ग का सशक्तिकरण करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी सक्रिय करवाए गए। उत्तर प्रदेश के 61 शहरों में 12,000 करोड़ रुपए जन विकास की जरूरतों के लिए निवेश किए गए हैं, जिनसे वाटर टैप कनेक्शंस, सीवेज कनेक्शंस, ग्रीन स्पेसेस आदि का निर्माण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। यही नहीं, इनमें से 8 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सक्रिय है और बाकी 2 शहरों में जल्दी शुरू किए जाएंगे। पर्यावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए 10 लाख LED लाइट्स की स्थापना की गई है, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट को घटाया जा सकेगा। जहां 2017 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में मात्र 15 किलोमीटर में मेट्रो चलती थी, वहीं आज गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में 82 किलोमीटर की मेट्रो लाइन चल रही है। साथ ही देश की पहली RRTS दिल्ली मेरठ पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत 2022 में 17 किलोमीटर की लाइन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। क्लीन गंगा मिशन के तहत वन सिटी वन ऑपरेटर के इनोवेशन से STPs को और भी प्रभावी और कार्यकुशल बनाया जा रहा है। मथुरा और वाराणसी जैसी पवित्र भूमि पे आ रहे लाखों पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय निवासियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अपनी विराट संस्कृति और परंपरा को संजोकर प्राचीन और नवीनता के संतुलन को बनाए रखते हुए उत्तर प्रदेश आधुनिकता और विकास की ओर अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। इन्हीं तमाम परिश्रमों का फल है कि उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में नए सुनहरे अवसरों को जन्म दे रहा है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के मगर हो रहा है। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से स्मार्ट सिटी मिशन व अमृत मिशन की विभिन्न 75 परियोजनाओं के डिजिटल लोकार्पण व शिलान्यास का अनुरोध करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। किसी भी देश की GDP को बढ़ाने के लिए शहर ग्रोथ इंजन होते हैं। नई तकनीक एवं अभिनव प्रयोग के माध्यम से सस्टेनेबल शहर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश के 7 शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने तथा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत
10 शहरों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के कारण उत्तर प्रदेश इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में प्रथम पुरस्कार मिला। इसी कड़ी में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एवं नए भारत के विजन को मूर्त रूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत मिशन की परिकल्पना की गई। आज देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। विकास की इसी श्रृंखला में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 75 बड़े कार्यों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अमृत मिशन के अंतर्गत पेयजल एवं सीवरेज सहित 4,437 करोड़ रुपए की लागत की कुल 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। गवर्नेंस के माध्यम से पूरी दुनिया में अनूठी मिसाल है। नए भारत, नया उत्तर प्रदेश, बदलता नगरीय परिवेश। धन्यवाद। एक बहुत बड़े कार्य की शुरुआत। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 2 स्कीम के अंतर्गत 75 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसेस को 60 शहरों के लिए फ्लैग ऑफ करने की अनुकंपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तेजी से विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को सहेजने की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन वर्तमान में बड़ी चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का शहरों को स्मार्ट एवं इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प उत्तर प्रदेश में पूरा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए आज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मॉडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शहरी यातायात को सरल एवं सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु अभिनव पहल की जा रही है। साथ ही साथ मेट्रो रेल एवं रैपिड रेल सेवाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में उत्तर प्रदेश में यातायात के नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में भारत सरकार के भारी उद्यम विभाग के फेम 1 स्कीम के अंतर्गत पूर्व से 40 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं तथा फेम 2 योजना में 700 इलेक्ट्रिक बसों में से 75 बसों के प्रदेश के 7 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर व गाजियाबाद में संचालन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें प्रदेशवासियों एवं अविस्मरणीय यात्रा कराएंगी। बेहतरीन पिकअप वाली सेमी लो फ्लोर बसें एक बार चार्जिंग पर 150 किलोमीटर तक चलती हैं, जिनके लिए चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट शेल्टर्स व स्मार्ट क्लीनिंग की व्यवस्था की गई है। सरल एवं पारदर्शी यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड तथा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया गया है। स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए विशेष उदाहरण पेश कर रहा है। स्मार्ट यूपी की ओर बढ़ते कदम। अब मैं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न अर्बन मिशंस की प्रगति पर आधारित लघु फिल्म ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप न्यू अर्बन इंडिया, इस लघु फिल्म के प्रदर्शन हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुमति चाहता हूं। भारत में तीव्र गति से हो रहा शहरों का कायाकल्प एवं निर्माण कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है।
जिसके चलते भारत के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। वर्ष 2001 से लेकर 2014 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात ने शहरी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। यही कारण है आज भी विकास का गुजरात मॉडल पूरे भारत के लिए विकास का मंत्र बना हुआ है। आज आवश्यक है कि हमारे शहरों में संभावनाएं हो, समृद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, सशक्त समाज हो और आधुनिक सुविधाएं भी हो। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए उन्होंने भारत के अतुल्य विकास और निर्माण की प्रतिज्ञा पूरे देश के समक्ष ली थी। इस प्रतिज्ञा के तहत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरों के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किए गए। आज ये मिशन दशकों से भारत के शहरों की दशा और दिशा दोनों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ किया हुआ स्वच्छ भारत मिशन सफलता और प्रेरणा की ऐतिहासिक कहानी दर्शाता है। देश के 3200 शहरों में 65,000 सार्वजनिक शौचालय आज गूगल मैप्स पर पाए जा सकते हैं। लगभग 20 करोड़ लोग सीधे या अन्य माध्यम से इस मिशन से जुड़कर इसे एक जन आंदोलन का रूप दे चुके हैं। चलते आज वेस्ट मैनेजमेंट टू वेल्थ क्रिएशन एक सुनहरा अवसर बन चुका है। अपना घर हर परिवार का सपना होता है और प्राथमिक जरूरत भी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों शहरी परिवारों का ये सपना पूरा कर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। इस योजना ने समाज के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत विश्व की उत्कृष्ट निर्माण तकनीकों का उपयोग करते हुए 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का तीव्र गति से निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हाउसिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया के माध्यम से भारत में 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जा रही है। आजादी के बाद पहली बार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस योजना के अंतर्गत शहरी प्रवासियों, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती किराए पर आवास उपलब्ध करा रही है। सरकार ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में रेरा अधिनियम खरीदारों को एक कारगर शक्ति प्रदान की है। इससे निर्माण क्षेत्र में एक नए युग की और साथ ही ट्रांसपेरेंसी एवं अकाउंटेबिलिटी को प्रोत्साहन मिला है। पारदर्शी तरीकों से किराएदारों और मकान मालिकों के हितों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट लागू कर कानून को नया रूप देने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देकर शहरी गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा सरकार सुनिश्चित कर रही है कि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को अपने व्यवसायों को चलाने एवं विस्तार करने में मदद मिले। आज शहरों को सिर्फ स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाए जाने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। जगह जगह पार्कों एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण इसी दिशा में उठाए गए कदम है। जन साधारण की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति, सेप्टेज प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल आदि की व्यवस्थाएं उचित रूप से की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा शहरों में आधुनिक विश्व स्तरीय परिवहन का निर्माण किया जा रहा है। सरकार पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व समझते हुए आधुनिक एसी इलेक्ट्रिक बसों को नगरीय परिवहन का हिस्सा बनाने में सफल हुई है। गेट मोर फ्रॉम लेस के मंत्र की राह पर चलते हुए 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है। विश्व स्तर की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों के जीवन का स्तर, आर्थिक कार्य के अवसर और शहरों की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कार्य किए जा रहे हैं। अब ये मिशन एक मूवमेंट का रूप ले रहा है। विकास के संकल्प को ध्यान में रखते हुए आज का आधुनिक भारत अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हाल ही में लॉन्च हुए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एवं अमृत 2.0 के साथ ही सैचुरेशन मॉडल को भविष्य के निर्माण का रोड मैप मानकर भारत
भी बेहतर स्वच्छता, आर्थिक अवसरों, ईज ऑफ लिविंग और अपनी आत्मनिर्भरता पर काम करते हुए एक न्यू अर्बन इंडिया बनने की राह पर अग्रसर हो चला है। साथियों, और अब वो समय आ गया है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी। काशी के महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की दो पंक्तियों के साथ मैं उन शख्सियत का परिचय देना चाहूँगा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। और भारत के ऐसे समन्वयकर्ता, आधुनिक भारत के लौह पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन हेतु अनुरोध करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और लखनऊ के ही सांसद, हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी, महेंद्र पांडे जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान कौशल किशोर जी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी आदरणीय मंत्रीगण, अन्य सभी महानुभाव और उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लखनऊ आता हूं। अवध के इस क्षेत्र का इतिहास, मलिहाबादी दशहरी जैसी मीठी बोली, खान पान, कुशल कारीगरी, आर्ट, आर्किटेक्चर, सब कुछ ऐसे सामने की तरफ देखने लग जाता है। मुझे अच्छा लगा कि 3 दिनों तक लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया यानी भारत के शहरों के नए स्वरूप देश भर के एक्सपर्ट्स एकत्र आकर के मंथन करने वाले हैं। यहां जो प्रदर्शनी लगी है वो आजादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल की उपलब्धियां और देश के नए संकल्पों को भली भांति प्रदर्शित करती है। और मैंने अनुभव किया है, पिछले दिनों जब डिफेंस का कार्यक्रम किया था और उस समय जो प्रदर्शनी लगी थी, सिर्फ लखनऊ ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश उसे देखने के लिए पहुंचा था। मैं इस बार भी आग्रह करूंगा कि ये जो प्रदर्शनी लगी है, यहां के नागरिकों से मेरा आग्रह है, आप जरूर देखिए। हम सब मिलकर के देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं, हमारे विश्वास को जगाने वाला ये अच्छा प्रदर्शनी है, जरूर देखनी चाहिए। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव
अपने नए घर में ही मनाएंगे। अभी कुछ लोगों से बात करके मुझे बहुत संतोष मिला है और भोजन का निमंत्रण भी मिल गया है। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं 80% से ज्यादा घरों पर अपना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। और मुझे ये भी बताया गया कि यूपी सरकार ने तो महिलाओं के घरों से जुड़ा एक अच्छा फैसला लिया है। 10 लाख रुपए तक की राशि के घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में महिलाओं को 2% की छूट भी दी जा रही है। ये बहुत प्रशंसनीय निर्णय है। लेकिन साथियों, जब हम ये बात करते हैं कि महिलाओं को ये उनके नाम मिल्कत होगी, तो उतना हमारे मन में रजिस्टर नहीं होता है। लेकिन मैं थोड़ा आपको उस दुनिया में ले जाता हूं, आपको अंदाजा कि ये निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, किसी भी परिवार में जाइए, अच्छा है गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ स्थिति का बयान कर रहा हूं। अगर मकान है तो पति के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पर, गाड़ी है के नाम पर, स्कूटर है तो पति के नाम पर, दुकान है तो पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा के नाम पर, लेकिन उस मां के नाम पर कुछ नहीं होता है, उस महिला के नाम कुछ भी नहीं होता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलन बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो आवास देगी उसका मालिकाना हक महिला को दिया जाए। साथियों, आज लखनऊ के लिए एक और बधाई का अवसर है। लखनऊ ने अटल जी के रूप में एक विजनरी मां भारती के लिए समर्पित राष्ट्र नायक देश को दिया। आज उनकी स्मृति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर स्थापित की जा रही है। मुझे विश्वास है ये चेयर अटल जी के विजन, उनके एक्शन, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को विश्व पटल पर लाएगी। जैसे भारत की 75 साल की विदेश नीति में अनेक मोड़ आए, लेकिन अटल जी ने उसे नई दिशा दी। देश की कनेक्टिविटी, लोगों की कनेक्टिविटी के लिए उनके प्रयास आज के भारत की मजबूत नींव है। आप सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरी तरफ स्वर्णिम चतुष्क, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी दोनों तरफ एक साथ दृष्टि और दोनों तरफ विकास का प्रयास। साथियों, वर्षों पहले जब अटल जी ने नेशनल हाईवे से देश के महानगरों को जोड़ने का विचार रखा था, तो कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा संभव है। 6-7 पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर, करोड़ों शौचालय, तेजी से चलने वाली रेल, शहरों में पाइप से गैस, ऑप्टिकल फाइबर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। लेकिन आज इन अभियानों में भारत की सफलता दुनिया देख रही है।
भारत आज पीएम आवास योजना के तहत जितने पक्के घर बना रहा है वो दुनिया के अनेक देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। एक समय था जब घर की स्वीकृति से लेकर उसको जमीन करने में ही वर्षों लग जाते थे। जो घर बनते थे भी वो शायद रहने लायक थे कि नहीं, ये सवालिया निशान जरूर पूछे जाते थे। घरों की साइज छोटी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खराब, अलॉटमेंट में हेरा फेरी, ये सब मेरे गरीब भाइयों बहनों को भाग्य बना दिया गया था। 2014 में देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और मैं उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे देश की संसद में पहुंचाया। और जब आपने हमें दायित्व दिया तो हमने अपना दायित्व निभाने की ईमानदार कोशिश की है। साथियों, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। आंकड़ा याद रहेगा? पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1 करोड़ 13 लाख। इसमें 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर उन्हें को सौंपा भी जा चुका है। साथियों, ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है लेकिन उससे घर नहीं कह सकते। लेकिन वो घर तब बनता है जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपनापन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष्य के लिए जुटे हुए हो, तब इमारत घर बन जाती है। साथियों, हमने घरों के डिजाइन से लेकर घरों के निर्माण तक की पूरी आजादी लाभार्थियों को सौंप दी। उनको मर्जी पड़े वैसा मकान बनाए। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके तय नहीं कर सकता कि तुम्हारी खिड़की उधर होगी या इधर होगी। 2014 के पहले सरकारी योजनाओं के घर किस साइज के बनेंगे इसकी कोई स्पष्ट नीति ही नहीं थी। कहीं 15 स्क्वायर मीटर के मकान बनते थे तो कहीं 17 स्क्वायर मीटर के। इतनी छोटी जमीन पर जो निर्माण होता था उसमें रहना भी मुश्किल था। 2007 हमारी सरकार ने घरों की साइज को लेकर भी नीति बनाई। हमने ये तय किया कि 22 स्क्वायर मीटर से छोटा कोई घर नहीं बनेगा। हमने घर का साइज भी बढ़ाया। पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना शुरू किया। गरीबों के बैंक खातों में घर बनाने के लिए भेजी ये राशि कितनी है इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीएम योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए
गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। साथियों, हमारे यहां कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं, बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ने वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें। इतने कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, यह में बहुत बड़ी बात। अब आप कहेंगे मोदी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा। साथियों, मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश घरों के में आगे नहीं बढ़ रहा था। आज लखनऊ में ही, और जब मैं आज लखनऊ में हूं, जरा बात बतानी चाहिए ना? अब तैयार है? हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे राजनीति का शिकार हो जाती है, ये समझने के लिए भी यूपी के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। साथियों, गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंद्र सरकार दे रही थी। बावजूद इसके 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले की बात कर रहा हूं, 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी, वो गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। गरीबों के लिए घर बनवाओ, इसके लिए पहले जो यहां थे उनसे मिन्नतें करनी पड़ती थी। 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत यूपी के लिए 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी। 18,000। लेकिन जो सरकार यहां थी, उसने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 18 घर भी बनाकर नहीं दिए। 18,000 घरों की स्वीकृति और 18 घर भी न बने। मेरे उत्तर प्रदेश के ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, 18,000 घरों की मंजूरी थी, लेकिन गरीब के लिए 18 घर भी नहीं बनाए। पैसा था, घरों की स्वीकृति थी, लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे, वो इसमें लगातार
अड़ंगा डाल रहे थे। उनका ये कृत्य यूपी के लोग, यूपी के कभी नहीं भूल सकते। साथियों, मुझे संतुष्टि है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9 लाख घर बनाकर दिए गए हैं। शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अब यूपी में 14 लाख घर निर्माण के अलग अलग चरणों में हैं। अब घर में बिजली, पानी, गैस, शौचालय ऐसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। गृह प्रवेश भी पूरी खुशी के साथ, आन बान के साथ हो रहा है। लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश आया हूं तो कुछ होमवर्क भी देने का दे दूं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। करेंगे? पक्का? देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा है और अभी योगी जी भी शायद मैं पूछ रहा था, इस बार दीपावली में अयोध्या में कहते हैं 7.5 लाख दिए हैं, 7.5 लाख दिए का कार्यक्रम होगा। मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान देखे। अयोध्या ज्यादा दिए जलाता है कि ये जो 9 लाख घर दिए गए हैं वे 18 लाख दिए जला करके दिखाएं। हो सकता है जिन परिवारों को ये 9 लाख परिवार, गरीब परिवारों को घर मिले पिछले 7 साल में, वे 2-2 दिया अपने घर के बाहर जलाएं। अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलेंगे। मेरे गरीब परिवारों के घर में 18 लाख दिए जलेंगे। भगवान राम जी को खुशी होगी। भाइयों और बहनों, बीते दशकों में हमारा शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें जरूर बनी, लेकिन जो से इन इमारतों का निर्माण करते हैं उनके हिस्से में झुग्गियों का ही जीवन आता रहा है। झुग्गियों की स्थिति ऐसी जहां पानी और शौचालय जैसी मूल सुविधाएं तक नहीं मिलती। झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहनों को अब पक्के घर बनाने से बहुत मदद मिल रही है। गांव से शहर काम के लिए आने वाले श्रमिकों को उचित किराए पर बेहतर रिहाइश मिले, इसके लिए सरकार ने योजना शुरू की है। साथियों, शहरी मिडिल क्लास की परेशानियां और चुनौतियों को भी दूर करने का हमारी सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा कानून ऐसा ही एक बड़ा कदम रहा है। इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की है। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया है। मिडिल क्लास अपने घर का सपना पूरा कर सके, इसके लिए पहली बार घर खरीदने वालों को लाखों रुपयों की मदद कर रही है। उन्हें कम ब्याज दरों से भी मदद मिल रही है। मॉडल टेनेंसी एक्ट भी राज्यों को भेजा गया है और मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने तुरंत ही उसे लागू भी कर दिया है। इस कानून ने मकान मालिक और किराएदार दोनों की बरसों पुरानी दूर हो रही है। इससे
किराए का मकान मिलने में आसानी भी होगी और रेंटल प्रॉपर्टी के बाजार को बल मिलेगा, अधिक निवेश और रोजगार के अवसर बनेंगे। भाइयों और बहनों, कोरोना के काल में वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो नियम बनाए गए, उनसे शहरी मिडिल क्लास का जीवन और आसान हुआ है। रिमोट वर्किंग के आसान होने से कोरोना काल में मिडिल क्लास के साथियों को बहुत राहत मिली है। भाइयों और बहनों, अगर आप याद करें तो 2014 पहले हमारे शहरों की साफ सफाई को लेकर अक्सर हम नकारात्मक चर्चाएं ही सुनते थे। गंदगी को शहरी जीवन का स्वभाव मान लिया गया था। साफ सफाई के प्रति बेरुखी से शहरों की सुंदरता, शहरों में आने वाले टूरिस्ट, इस पर तो असर पड़ता ही है, शहर में रहने वालों के स्वास्थ्य पर भी ये बहुत बड़ा संकट होता है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन के तहत बहुत बड़ा रहा है। बीते वर्षों में शहरों में 60 लाख से ज्यादा निजी टॉयलेट और 6 लाख से अधिक सामुदायिक शौचालय बने हैं। 7 साल पहले तक यहां सिर्फ 18% कचरे का ही निष्पादन हो पाता था, आज बढ़कर 70% हो चुका है। यहां यूपी में भी वेस्ट प्रोसेसिंग की बड़ी क्षमता बीते वर्षों में विकसित की गई है और आज मैंने प्रदर्शनी में देखा, ऐसी अनेक चीजों को वहां रखा गया है और मन को बड़ा सुकून देने वाला दृश्य। अब स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के तहत शहरों में खड़े कूड़े के पहाड़ों को हटाने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। साथियों, शहरों की भव्यता बढ़ाने में एक और अहम भूमिका निभाई है एलईडी लाइट्स ने। सरकार ने अभियान चलाकर देश में 90 लाख से ज्यादा पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी से बदला है। एलईडी स्ट्रीट लाइट लगने से शहरी निकायों के भी हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। अब ये राशि विकास के दूसरे कार्यों में वो शहरी निकाय लगा सकते हैं और लगा रहे हैं। एलईडी ने शहर में रहने वाले लोगों का बिल भी बहुत कम किया है। जो एलईडी बल्ब पहले 300 रुपये से भी महंगा आता था, वो सरकार ने उजाला योजना के तहत 50-60 रुपये में बना दिया है। इस योजना से करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए हैं। इस वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का करीब 24,000 रुपये बिजली बिल में बचत हुई है। क्यों? 21वीं सदी के भारत में शहरों के कायाकल्प का सबसे प्रमुख तरीका है टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। शहरों के जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जो सिटी प्लानर्स हैं, उन्हें अपनी अप्रोच में सर्वोच्च प्राथमिकता टेक्नोलॉजी को देनी होगी। और साथियों, जब हम गुजरात में छोटे से इलाके में रहते थे और जब भी लखनऊ की बात आती थी तो लोगों के मुंह से निकलता था कि भाई लखनऊ में तो कहीं पर जाइए सुनने को मिलता है पहले आप, पहले आप, पहले आप। यही बात होती है। आज मजाक में ही सही, हमें टेक्नोलॉजी को भी कहना पड़ेगा पहले आप। भारत में पिछले 6-7 वर्षों में शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी से आया है। देश के 70 से ज्यादा शहरों में आज जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं, उसका आधार टेक्नोलॉजी ही है। आज देश के शहरों में सीसीटीवी कैमरों का जो
टेक्नोलॉजी ही उसे मजबूत कर रही है। देश के 75 शहरों में जो 30 ज्यादा आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी गुनहगारों को 100 बार सोचना पड़ता है। ये सीसीटीवी अपराधियों को सजा दिलाने में भी काफी मदद कर रहे हैं। साथियों, आज भारत के शहरों में हर रोज जो हजारों टन कूड़े का निस्तारण हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, सड़कों के निर्माण में लग रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से है। वेस्ट में से वेल्थ अनेक प्रोजेक्ट मैंने आज इस प्रदर्शनी में देखे हैं। हर किसी को प्रेरणा देने वाले प्रयोग हैं, बड़ा बारीकी से देखने जैसा है। साथियों, आज देश भर में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी उनकी क्षमता और बढ़ा रही है। ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड टेक्नोलॉजी की ही तो देन है। यहां इस कार्यक्रम में 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का ही तो प्रतिबिंब है। साथियों, मैंने अभी लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ में बन रहे देखा। इन घरों में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, उसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। इससे घर तेजी से बनेंगे। मुझे विश्वास है कि यहां लखनऊ में देश भर से जो साथी आए हैं, वो इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और अपने शहरों में इनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी कैसे गरीब का जीवन बदलती है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वनिधि योजना भी है। लखनऊ जैसे कई शहरों में तो अनेक प्रकार के बाजारों की परंपरा रही है। कहीं बुध बाजार लगता है, कहीं गुरु बाजार लगता है, कहीं शनि बाजार लगता है, और इन बाजारों की रौनक हमारे रहने वाले भाई बहनें ही बढ़ाते हैं। हमारे इन भाई बहनों अब टेक्नोलॉजी का एक साथी बनकर के लाए हैं हम। स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 50 लाख से ज्यादा साथियों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद गई है। यूपी के 7 लाख से ज्यादा साथियों ने स्वनिधि योजना का लाभ लिया है। अब उनकी बैंकिंग हिस्ट्री और वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन देन भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि स्वनिधि योजना का सबसे ज्यादा लाभ वाले देश के टॉप 3 शहरों में 2 हमारे देश के ही हैं। पूरे देश में नंबर 1 है लखनऊ और नंबर 2 पर है कानपुर। कोरोना के इस समय में ये बहुत बड़ी मदद है। मैं योगी जी की सरकार की इसके लिए बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज जब मैं हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथियों द्वारा डिजिटल लेन देन की बात कर रहा हूं, तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि पहले कैसे इसका मजाक उड़ाया जाता था कि कम पढ़े लिखे लोग कैसे डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। लेकिन स्वनिधि योजना से जुड़े रेहड़ी पटरी अब तक 7 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेन देन कर चुके हैं। अब ये थोक व्यापारियों से भी कुछ खरीदने जाते हैं तो डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। आज ऐसे ही साथियों की वजह से भारत डिजिटल पेमेंट में रिकॉर्ड बना रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी पिछले 3 महीने में हर महीने
6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का डिजिटल लेन देन हुआ है। यानी बैंकों में लोगों को आना जाना उतना ही कम हो रहा है। ये बदलते हुए भारत और टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए भारत की ताकत को दिखाता है। साथियों, बीते में ट्रैफिक की समस्या और प्रदूषण की चुनौती दोनों पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम हुआ है। मेट्रो भी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मेट्रो सेवा का देश भर के बड़े शहरों में तेजी से विस्तार कर रहा है। 14 में जहां 250 किलोमीटर से कम रूट पर मेट्रो चलती थी, वहीं आज लगभग 750 किलोमीटर दौड़ रही है। और मुझे आज अफसर बता रहे थे कि 1050 किलोमीटर पे काम चल रहा है। यूपी के भी 6 शहरों में नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में इलेक्ट्रिक संचालन का लक्ष्य या फिर उड़ान योजना, ये भी शहरी विकास को गति दे रहे हैं। 21वीं सदी का भारत अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। और साथियों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के इन सारे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव है रोजगार। शहरों में चाहे मेट्रो का काम हो, घरों का निर्माण हो, बिजली पानी का काम हो, ये बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर बनाते हैं। एक्सपर्ट्स उन्हें फोर्स मल्टीप्लायर मानते हैं। इसलिए हमें इन परियोजनाओं की गति को बनाए रखना है। भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश में तो पूरे भारत की भारतीय संस्कृति की प्राणवायु समाई है। ये प्रभु श्री राम की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है। यूपी की समृद्ध विरासत को संजोना, संवारना, शहरों को आधुनिक बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। 2017 के पहले के यूपी और बाद के यूपी का अंतर उत्तर प्रदेश के लोग भी अच्छे जानते हैं। पहले बिजली यूपी में आती कम थी, जाती ज्यादा थी। और आती भी थी तो वहां आती थी नेता चाहते थे। बिजली सुविधा नहीं, सियासत का टूल थी। सड़क सिर्फ तब बनती थी जब सिफारिश हो। पानी की स्थिति तो आप सभी को पता है। अब बिजली सबको सब जगह एक समान मिल रही है। अब घर में भी बिजली, गांव की सड़क किसी सिफारिश की मोहताज नहीं है। यानी शहरी विकास के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत है वो भी आज यूपी है। मुझे विश्वास है आज यूपी की जिन परियोजना का शिलान्यास हुआ है वो योगी जी के नेतृत्व में तेजी से पूरी की जाएगी। एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।